पहाड़ी पर था अल्मोड़ा का छोटा सा जेल। चार दीवारी के उस पार एक आध मील दूर छिटपुट बादलों से घिरी मुझे पहाड़ की चोटी की झलक दिखाई देती। बादल निराले रूप धरते और मैं देखता ही रह जाता। कभी आपस में जुड़कर वो एक विशाल महासागर जैसे बन जाते और देवदारों से बहकर आती हवा की सरसराहट कहीं दूर सागर तट पर उभरते हुए ज्वार जैसी सुनाई पड़ती। कभी कोई बादल देखने में ठोस और गठीला बेहिचक हमारी ओर बढ़ता और फिर पास आकर घुलकर कोहरा बन जाता और हमें ढांप लेता। वो साल जो मैंने अपने ख्यालों में गर्क जेल के अकेलेपन में बिताए हैं, एक के बाद एक बिसरे हुए जाने कितने मौसम मैंने गुजरते देखे हैं। मेरी जवानी के जाने कितने गुज़िश्ता कल यहां दफन हैं। कभी कभी इन गुजरे दिनों की रूहों को उभरते देखता हूं। तीखी यादें जगाकर कान में कहती हैं, कोई फायदा हुआ इससे? सही जवाब बेझिझक दिया जा सकता है। कमला की सेहत डामाडोल थी, जिसकी मुझे बड़ी फिक्र हो रही थी। पिछली मई वो इलाज के लिए यूरोप चली गई। चार सितंबर 1935 को मुझे अचानक अल्मोड़ा जेल से रिहा कर दिया गया। खबर मिली थी कि कमला की हालत बेहद नाजुक है। कमला से मिला तो उसके चेहरे पर वही पुरानी दिलेर मुस्कान थी, पर वो बेहद कमजोर थी, बहुत तकलीफ में थी। संकट की घड़ी बढ़ती गई, धीरे धीरे उसकी जान निचुड़ती गई। कभी कभी हम पुराने दिनों की बातें करते। शादी के शुरू के दिन याद आए, जब कमला के लिए गहरा लगाव होते हुए भी मैंने उसे भुला रखा था। उन दिनों मुझ पर भूत सा सवार था। जो काम मैंने अपनाया था उसमें भरपूर डूबा था, फिर भी मेरे लिए उसे भुलाना बहुत दूर की बात थी। मैं बार बार उस तक लौट कर आता, जैसे वही मेरी असली पनाहगाह हो। कमला की सैकड़ों तस्वीरें, उसकी अजीम और अनमोल शख्सियत के सैकड़ों पहलू एक दूसरे के ऊपर मेरे मन में उभरते। आजादी की लड़ाई में वो महज पिछलग्गू या अपने शौहर की परछाई बनकर ही नहीं, खुद अपनी निगाहों में खरा उतरना चाहती थी। मुझे इससे ज्यादा और किसी बात से खुशी न होती, पर मेरी मसरूफियत ने मुझे अंधा कर रखा था, और जो वो इतनी लगन से चाहती थी, उधर से मेरी आंखें बंद थी। पर हमारे संबंध में हमेशा एक जादू जैसा था। जब इलाहाबाद का हर जाना पहचाना कार्यकर्ता जेल में था, तो हमारी तहरीक के इंतजाम का बोझ उसके नातजुर्बेकार कंधों पर पड़ा। तजुर्बे की कमी उसके जोश और हिम्मत ने पूरी कर दी, और कुछ ही महीनों में इलाहाबाद उस पर फक्र करने लगा। जाड़ा आया। क्रिसमस के आते ही कमला की हालत और खराब हो गई। 26 फरवरी की सुबह को उसने आखिरी सांस ली। स्विट्जरलैंड में मेरी बीवी की मौत के साथ मेरी जिंदगी का एक अध्याय खत्म हो गया और मेरी हस्ती का एक हिस्सा जैसे जिंदगी से छिन गया।
कितना मुश्किल था ये सोच पाना कि वो अब न रही, और इस ख्याल से मैं समझौता नहीं कर सका। माजी के साथ आखिरी कड़ी बाद में मां की मौत ने तोड़ दी। हिंदुस्तान लौटकर मैं अपने काम में जुट गया। वापसी के कुछ दिनों बाद मुझे नेशनल कांग्रेस के सालाना सेशन की सदारत करनी पड़ी। मुझे विश्वास है कि दुनिया के और हिंदुस्तान के मसलों को हल करने की कुंजी समाजवाद में है। बहरहाल समाजवाद एक आर्थिक सिद्धांत के अलावा भी बहुत कुछ है। ये जिंदगी का एक फलसफा है और इसीलिए मुझे पसंद है। जानता हूं कि कांग्रेस जिस तरह अब व्यवस्थित है, शायद उसका बहुमत इतने आगे जाने को राजी ना हो। मैं समाजवाद के हक में बोल रहा हूं ताकि इसके सिद्धांत लोग अभी से समझ पाएं। जब सियासी ताकत हमें मिले तो उसे फासिस्ट ना हथिया लें। सभ्यता के सवेरे से ही हिंदुस्तान के ख्यालों में एकता का एक सपना सा पलता रहा है। याद रखने की बात है कि अपनी अनेक शक्लों और रीतियों वाले हिंदू धर्म की प्रधानता के बावजूद हिंदुस्तान बहुत से धर्मों का देश रहा है। इस्लाम हिंदुस्तान में मजहबी और सियासी दोनों किस्म की ताकत की शक्ल में आया। कांग्रेस में बहुत से मुसलमान थे, उनकी तादाद बड़ी थी, उसमें बहुत से काबिल लोग थे। अली बंधु, डॉक्टर M.A. अंसारी, मौलाना अबुल कलाम आजाद और जरा मध्यपंथी अंदाज में मिस्टर N.A. जिन्ना। जब कांग्रेस ने एक लंबी सियासी छलांग ली तो मिस्टर जिन्ना अलग हो गए। अंग्रेजी सरपरस्ती में मुसलमानों की नई पीढ़ी को कांग्रेस से जुदा रखने की नीयत से 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। जाहिर है पहले और अब भी ब्रिटिश सरकार की पॉलिसी बेशक हम लोगों के दरमियान फूट डालने की रही है। फूट डालो और राज करो। शहनशाही का हमेशा यही तरीका रहा। हमें इससे शिकायत नहीं हो सकती, या जैसे भी हो इससे ताज्जुब नहीं होना चाहिए। इसे नजरअंदाज करना या इससे बचाव का इंतजाम न करना बखुद हमारी समझ की गलती होगी। जंग आजादी में आदर्श और मकसद साफ न होने की वजह से फिरका परस्ती को फैलने का मौका मिला। जिन्ना साहब काबिल आदमी थे, कट्टर और ओहदों के लालच से दूर। इसी से मुस्लिम लीग में उनकी हैसियत बेमिसाल हो गई और उन्होंने ऐसी इज्जत पाई जो लीग के दूसरे बहुत से ऊंचे लोगों को नसीब नहीं थी। जब मैं कांग्रेस सदर था, मैंने जिन्ना साहब से कई बार लिखकर दरखास्त की कि हमें बेझिझक बताइए कि हमसे क्या चाहते हैं। मैंने मालूम करना चाहा कि लीग चाहती क्या है और उसका सही मकसद क्या है। जिन्ना साहब की मांगों का आधार एक नया सिद्धांत था जो उन्होंने हाल ही में दरियाफ्त किया कि हिंदुस्तान में दो राष्ट्र हैं, हिंदू और मुसलमान। भला दो ही क्यों? क्योंकि अगर कौमियत मजहब पर मुनस्सिर है तब तो हिंदुस्तान में बहुत सी कौमें मिलेंगी। मैंने लिखा, वो जमाना अब न रहा जब मजहबी जमातें बजाते खुद किसी राजनीतिक या आर्थिक लड़ाई में हिस्सा ले सकती थीं। ये सब मध्य युग में होता रहा होगा, पर आज ये नामुमकिन है। आज जो दरारें हैं आर्थिक हैं, लिहाजा सांप्रदायिक जमातों के सियासी अमल का सोचना मध्य युग के तर्ज पर सोचना हुआ। जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत से निकला पाकिस्तान का विचार, यानी हिंदुस्तान का बंटवारा।
ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया। इसमें सूबों को एक तरह की खुद मुख्तारी देने की व्यवस्था थी, पर उसमें इतने बंधन और बचाव थे कि सारी राजनीतिक और आर्थिक शक्ति ब्रिटिश सरकार के ही हाथों में बनी रही। कांग्रेस के लिए 1935 के एक्ट को हिंदुस्तान के मसले का चंद रोजा हल तक मानना मुमकिन न था। उसका अहद था आजादी का और इस कानून की खिलाफत का, पर बहुमत का फैसला सूबाई खुद मुख्तारी चलाने का हुआ। इस तरह दो रुखी पॉलिसी बनी, आजादी की लड़ाई चलाते रहना और उसी के साथ विधायिका के रास्ते से सुधार के तामीरी तरीके लागू कराना। किसानों की समस्याएं तो तुरंत हल करनी थी। आइन को नामंजूर करके भी हमने चुनाव लड़ने का फैसला किया, क्योंकि इससे हम करोड़ों मतदाताओं के ही नहीं औरों के भी बहुत करीब आ सकते थे। उन्नीस 1936 के आखिरी महीनों और 1937 के शुरू के महीनों में मेरे दौरों की रफ्तार जोर पर थी। हम उस भूले बिसरे जीव हिंदुस्तानी किसान के पास पहुंचे और हमें याद आया कि गरीबी ही हिंदुस्तान की बुनियादी समस्या है। धसी आंखें चमक उठी, सूखे भूखे शरीर जोश में खड़े हुए। उम्मीद का नशा उनकी रगों में दौड़ने लगा। उधर यूरोप बदल रहा था। हिटलर और नाजीवाद का उरूज था। मुझे याद है शुरू में फैसिज्म और नाजीवाद के खिलाफ मेरी ही नहीं, हिंदुस्तान में औरों की कैसी प्रतिक्रिया थी। जब इटली ने एबीसिनिया को तबाह किया तो कितना मलाल हुआ था। उन्हीं दिनों सीनियर मुसोलिनी से मिलने का इसरार भरा न्योता भी मैंने नामंजूर किया। चीन पर जापान के हमले से हिंदुस्तान कितना मुतासिर हुआ। चीन के साथ सदियों पुरानी दोस्ती फिर जागी। उन्नीस में कांग्रेस ने कई डॉक्टरों और जरूरी साजो सामान से लैस एक मेडिकल इकाई चीन को भेजी। ये जत्था कई साल वहां उम्दा काम करता रहा। ताज्जुब है कि गहरी राष्ट्रीयता के बावजूद हमारी चेतना कितनी अंतरराष्ट्रीय हो उठी थी। किसी गुलाम देश का राष्ट्रीय आंदोलन इसके पास तक नहीं पहुंच सका। कुछ दिन बाद एक दूर की घटना ने मुझे हिला दिया। ये थी स्पेन में जनरल फ्रैंको की बगावत की खबर। मैं हवाई उड़ान से सीधे बार्सिलोना पहुंचा और इस तनाव भरे यूरोप में कदम रखा। पर यूरोप उस वक्त शांतिपूर्ण चिंतन या मन की अंधेरी गुफाओं के लिए रोशनी खोजने की जगह न रही थी। ये यूरोप था 1938 का, जब मिस्टर नेविल चेम्बरलेन की कमजोर समझौते वाली नीति जोरों पर थी। उधर नाजीवाद बढ़ रहा था, प्रवंचित परास्त देशों को कुचलता हुआ। स्पेन में 5 दिन रहा और रातों में गिरते बम का तमाशा देखता रहा और बहुत कुछ देखा जिससे मुझ पर गहरा असर पड़ा। गरीबी, बर्बादी और तबाही के बीच यूरोप में यही एक जगह थी जहां मुझे खुद आत्म शांति का एहसास हुआ। यहां रोशनी थी, दिलेरी और कुछ कर दिखाने के मंसूबों की रोशनी।
शांति विश्व इकाई है और इसी तरह आजादी एक इकाई है। कब तक दुनिया इस तरह चलेगी, आधी अधीन आधी स्वतंत्र? फासिज्म और नाजीवाद की चुनौती असल में साम्राज्यवाद की चुनौती है। ये दोनों जुड़वां भाई हैं। फर्क इतना है कि ये साम्राज्यवाद के अधीन और आश्रित देशों को गुलाम बनाए रखते हैं और फासिज्म और नाजीवाद किसी तरह खुद साम्राज्य मुल्कों में आजादी को दबाए रखते हैं। अगर हम आजादी चाहते हैं तो न नाजीवाद और फासिज्म बल्कि साम्राज्यवाद को भी खत्म करना होगा। भारी दिल और टूटे ख्वाब लेकर मैं यूरोप से लौटा। हिंदुस्तान में वही पुरानी समस्याएं और टकराव जारी रहे और अपने साथियों से मेरी संगत कैसे बैठे, ये पुरानी मुश्किल मुझे फिर से झेलनी पड़ी। शुरू 1939 में कांग्रेस सदर के चुनाव में मतभेद बढ़ गया। बदकिस्मती से मौलाना अबुल कलाम आजाद खड़े नहीं हुए और चुनाव जीत गए सुभाष चंद्र बोस। सुभाष को मैं 20 साल से जानता हूं। वो बहादुर भी हैं और देशभक्त भी। ये सब जानते थे कि सियासी मसलों पर हम अक्सर अलग अलग राय रखते थे। उन्हें ऐसा कोई फैसला पसंद नहीं था। And especially the early days, I was younger too, and I forgot everything almost. मैं जवान भी था और सब भुलाए रहता था, परिवार तक को भी, सभी कुछ। वो तो हैं ही, यही मानकर मैं उन्हें भुला देता। मेरी वो हालत थी, वो कह सकते हैं दिमाग की सुथरी हालत, सिर्फ एक चीज में रमा हुआ, कमान से छूटे तीर जैसा जो सीधा जाता है। हाँ, ये बात कुछ घटी तो फिर भी कुछ हद तक बनी रही, अभी तक है। अब पिया को कर लो आनंद भर मोहम्मद शाह सदा रंगीले दास दुख दुख दूर भैलवा लाख भर अपने पिया को निर्लो कर
लो आनंद भरा अब मिला आरे अपने पिया को आनंद भरा रे अब मिला अब पिया को महात्मा गांधी ने पंडित जी के लिए कहा था, मेरे बाद जवाहरलाल मेरी जबान बोलेंगे। भारत के लोगों से मुझे इतना प्यार, इतनी मोहब्बत मिली है कि मैं चाहे जो कुछ करूं उसका जरा भी बदला नहीं चुका सकता। अपने बेशुमार दोस्त और साथियों के मुझ पर और भी ज्यादा एहसानात हैं। हम बड़े बड़े कामों में एक साथ रहे, हमेशा खुशी और दुख में हमारा बराबर का हिस्सा रहा। मेरी भस्म में से एक मुट्ठी गंगा में डाल दी जाए। ये गंगा मेरे लिए निशानी और यादगार है भारत के अतीत की, जो बहती आई है वर्तमान में, बहती जा रही है भविष्य के महासागर की ओर। हालांकि मैंने पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों को छोड़ दिया है और चाहता हूं कि भारत उन सब जंजीरों को तोड़ दे जो उसे जकड़े और रोके हुए हैं, जो बेशुमार लोगों को दबाए हुए हैं और शरीर और आत्मा का विकास रोकती हैं। हालांकि मैं ये सब चाहता हूं, फिर भी मैं अतीत से अपने आप को बिल्कुल तोड़ना नहीं चाहता। मुझे फक्र है उस शानदार विरासत का जो हमारी थी और अब भी है, और मुझे एहसास है कि मैं भी हम सबों की तरह उस अटूट जंजीर की एक कड़ी हूं, जिसका सिलसिला भारत के गहरे अतीत में इतिहास के उषा काल तक जाता है। ये जंजीर मैं तोड़ नहीं सकता, क्योंकि ये मेरे लिए बहुमूल्य है, मुझे प्रेरणा देती है। मेरी भस्म के प्रमुख भाग को दूसरी तरह से विसर्जित किया जाए। मैं चाहता हूं कि उसे हवाई जहाज से अंतरिक्ष में ऊंचे ले जाकर वहीं ऊंचाइयों से खेतों पर बिखेर दिया जाए जहां भारत के किसान मेहनत करते हैं, ताकि वो भारत की धूल और मिट्टी में मिलकर उसी का एक बेशिनाख्त हिस्सा बन जाए।